School of Magic. Next episode title Nine Palace उग्र सर्प ड्रैगन। उल्कापिंड आसमान से नीचे उतरा और अधिराज, सरला और रुद्र के बीच फट गया। लपटें आगे बढ़ी और तुरंत उन्हें उड़ा दिया। भीषण गर्मी ने उन्हें घेर लिया। तीनों ने तुरंत अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्टिवेट कर लिए और वे भारी गर्मी का सामना नहीं कर सके। धीरे धीरे लपटों ने एक मानव आकृति प्रकट की। वह दो अलग अलग तरह की लपटों में घिरा हुआ था। एक लपटे सूर्यास्त अग्नि आसमान की तरह चमकीली लाल थी। दूसरी अग्नि भूरे रंग की थी जिसमें घातक आपदा का ऑरा था। पहले आपदा अग्नि का ऑरा सूर्यास्त अग्नि की तुलना में थोड़ा कमजोर था। हालांकि एक बार जब लिटिल फ्लेम बेले सफलतापूर्वक शूरावस्था के चरण में पहुंच गई तो वह आदर्श को एक और मजबूत शुद्ध आपदा अग्नि प्रदान करने में सक्षम थी, जो उत्तरी जलती हुई बर्निंग वैली से उत्पन्न हुई थी। दो लपटों की चमक ने आदर्श को जलते हुए रूप में पेश किया। लपटों के प्रचंड ऑरा का सामना करते हुए अन्य लोगों को दम घुटने जैसा महसूस हुआ। तुम बकवास के टुकड़े हो। मैं तुम्हारा एक एहसान करूंगा ताकि तुम पुनर्जन्म ले सको, अगर तुम जीने से पहले ही थक चुके हो। आदर्श पूरी तरह से गुस्सा था। लपटें लहरों की तरह उसके आसपास फैलती रही। उसने अधिराज, रुद्र, सरला और रुद्री की चार टोलियों को घूर कर देखा। उसकी जलती हुई आंखों को देखकर वे अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। ये क्या चीज है? सरला ने आदर्श की तरफ देखते हुए कहा। वह शांत रहने की पूरी कोशिश करी थी। यह आदर्श है, चिंता मत करो, वह तुम सबका सामना नहीं कर सकता। रुद्री ने स्वाभाविक रूप से आदर्श को तुरंत पहचान लिया। आदर्श अपने एलिमेंटल क्रिएचर के कब्जे में आने के बाद खुद को आग में झोंकने की विशेष क्षमता का दुरुपयोग करने में सक्षम था, ताकि वह वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में फर्स्ट रैंक पर आ सके। हालांकि उसके पास अभी भी अधिराज, रुद्र और सरला जैसे प्रसिद्ध कुलों के शक्तिशाली मैजिशनों के खिलाफ कोई मौका नहीं था। वे आसानी से एडवांस लेवल के सबसे मजबूत मैजिशनों में से कुछ थे। मैं सोच रही थी कि यह कौन है। यह वो बच्चा है जो केवल किस्मत से अपना नाम बनाने में सक्षम था। सरला ने आदर्श को बेहद गंभीरता से नहीं लिया। कल्टीवेशन के मामले में वे तीनों स्पष्ट रूप से उस बच्चे से कहीं ज्यादा मजबूत थे जो सिर्फ 20 साल का था। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे मजबूत होने के बावजूद आदर्श को अपराजय नहीं माना जा सकता। उन्हें सिर्फ युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन वे युवा पीढ़ी के गुरु थे। मैं उससे मुकाबला करूंगी, सरला ने कहा और अन्य दो को जल्द से जल्द नंदिनी की देखभाल करने का इशारा किया। तट पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। भले ही उन्होंने प्रेस का ख्याल रखने के लिए डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के जोराकर के साथ सांठगांठ की थी, लेकिन अगर वे इस तरह का ध्यान आकर्षित करते रहे तो सच्चाई को छिपाना असंभव था। सरला ने कुछ पत्थर इकट्ठा करके उन्हें सीढ़ियों की तरह खड़ा कर दिया था। जैसे जैसे वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती गई, उसने आदर्श के चारों ओर एक घेरा बनाने के लिए और भी पत्थर इकट्ठा किए। धीरे धीरे पत्थर अंदर की ओर सिकुड़ते गए। जैसे जैसे उनकी स्पीड बढ़ती गई, चट्टानें तेजी से घूमने लगी। वे आदर्श का पीछा करते रहे, चाहे वह जिस दिशा में भी जा रहा हो। इससे उसकी हरकतें बेहद सीमित हो गई। सरला ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, सुर्खियों में आने की कोशिश करना बंद करो, तुम्हारा भाग्य जीवन भर अच्छा नहीं रहेगा। तुम्हारी जैसी बूढ़ी औरत को यहाँ प्रचार करने की तलाश नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे ढीले सतन पहले से ही तुम्हारे पेट की चर्बी तक पहुंच चुके हैं। यह देखने में कितना घिनौना है। आदर्श ने उसे वापस कोसा। सरला को यह शब्द सुनकर जलन होने लगी। वह बूढ़ी औरत होने के करीब कैसे थी? कई लोग कहते रहे थे कि वह सिर्फ 30 साल की लग रही थी। वह लगभग पागल होगी, खासकर जब उसने जवाब का दूसरा हिस्सा सुना। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी, सरला उस पर चिल्लाई। सरला अपनी उपस्थिति से आदर्श पर दबाव बनाने वाली थी, लेकिन उसके सामने का स्थान अचानक कांप उठा। जैसे ही उसने स्पेस मैजिक की चांदी की चमक देखी, उसने रिएक्शन व्यक्त की। और ब्लिंक था स्पेस एलिमेंट का एडवांस फेल। वह जल्दी से पीछे हट गई, जैसा कि उसने सोचा था। जलता हुआ आदर्श उस जगह पर दिखाई दिया जहां वह पहले थी। उसका जलता हुआ ऑरा भी एक ज्वलंत कमल की तरह खिल गई और हवा में आगे बढ़ गया। एक छोटी सी चाल, सरला ने व्यंग्य किया। अचानक सरला के सामने एक बेहद बड़ी जलती हुई फिस्ट दिखाई दी। फिस्ट बढ़ती ही जा रही थी और इतनी बड़ी हो गई कि सरला के लिए उसे चकमा देना नामुमकिन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल जलता हुआ पहाड़ उसकी ओर बढ़ रहा हो।
सरला ने उसकी रक्षा के लिए जल्दी से उसके सामने पत्थरों की परतें जमा कर दी, फिर भी फिस्ट ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। जलती हुई फिस्ट ने सरला द्वारा बनाए गए हर सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यह युवक उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। आग की लपटों में घिरने के कारण सरला ने मुंह से खून थूक दिया। वह काफी दूर तक उड़ती रही और फिर समुद्र में जा गिरी। यहाँ तक कि समुद्र का पानी भी आदर्श की लपटों को आसानी से नहीं बुझा पाया। पानी में गिरने के बाद भी लपटें सरला को जलाती रही, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। इस बीच रुद्र और अधिराज ने लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अपनी सबसे मजबूत चालें चली, अगर नंदिनी अपनी असाधारण ताकत के कारण हार जाती। सरला के साथ काम खत्म होने के बाद आदर्श ने अधिराज को घूर कर देखा। वेनिस में जब नंदिनी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आदर्श नहीं आया, जिससे अधिराज को अपनी राह पर चलने का मौका मिल गया। इसने नंदिनी के साथ उसके उस रिश्ते को लगभग तबाह कर दिया जिसे बनाने में उसने इतनी मेहनत करी थी। इसलिए इस बार आदर्श अधिराज को जाने नहीं देगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चले जाओ। आदर्श ने ब्लिंक का इस्तेमाल किया और रुद्र के सामने आ गया। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? रुद्र का व्यवहार एक राजघराने के सदस्य जैसा था। उसका पूरा व्यक्तित्व गर्व से भरा हुआ था। आज से तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं ही हूं जो तुम्हें पीट पीट कर अपंग बना दूंगा। आदर्श ने अपनी लपटें छोड़ी। 2 अग्नि क्षेत्र यानी अग्नि डोमेन पूरे स्थान पर फैल गए। उसके नीचे का पानी उसकी गर्मी से उबलने लगा। रुद्र का भी एक डोमेन था। वाटर उनका फर्स्ट एलिमेंट था। चूंकि पानी आग के खिलाफ कारगर था, इसलिए रुद्र को नहीं लगा कि आदर्श कोई खतरा है। हालांकि जैसे ही आदर्श ने अपने डोमेन को छोड़ा, वह घबरा गया। पानी वाष्पित हो रहा था। आदर्श के दुर्जय फायर मैजिक ने डोमेन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। परिणाम स्वरूप रुद्र के वाटर स्पिल काफी कमजोर हो चुके थे। 9 पैलेस उग्र ड्रैगन फायर मैजिक अपनी दहलीज पर पहुंच चुका था। आदर्श ने अपनी फिस्ट हवा में उछाली। 9 विशाल उग्र ड्रैगन उबलते पानी से बाहर निकलकर आकाश में उछले। जिस क्षण वे 9 पैलेस के पैटर्न में आकाश में उड़े, द्वीप उनके शक्ति से कांप उठा, जबकि समुद्र कांप उठा। और मैजिक की ताकत दोनों ही बेहद चौंकाने वाली थी। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड और आज का लास्ट एपिसोड। एंड आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 1000 क्या 1006 हो चुके हैं, बट व्यूज़ 200-300 ही आ रहे हैं यूट्यूब पे। मुझे पता नहीं चल रहा ये सब्सक्राइबर कहाँ से बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ सब्सक्राइब वही करे जो चैनल पे बने रहते हैं। चलो नेक्स्ट एपिसोड की ओर चलते हैं। एक और शब्द और आप अपना पैर खो देंगे। रुद्र को बेहद झटका लगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा वाटर बैरियर बनाने और वाटर कर्टेन बनाने में लगा दी थी। फिर भी वे आदर्श के 9 पैलेस फायर सरपेंट ड्रैगन के सामने पूरी तरह से बेकार थे। समुद्र में आग की लपटें फैल गई। उनकी चमक से पूरा आसमान लाल हो गया। युद्ध देख रहे लोग डर गए। जल्द ही पूरी जगह अराजकता में बदल गई। प्रत्येक ड्रैगन बेहद बड़ा था। प्रत्येक ड्रैगन का क्षेत्रफल अधिकांश मैजिशियनों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। रुद्र उग्र ड्रैगन के बीच में था और चिलचिलाती गर्मी से बेहद पीड़ित था। उसके पास युद्ध से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह पानी के पर्दों की कुछ परतों की सुरक्षा में मुश्किल से गुलांगियों तक पहुंच गया। समुद्र तट पहले से ही आग की लपटों में घिरा हुआ था और वे लगभग जंगल तक फैल गए थे। रुद्र आग की लपटों के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा कालिक की तरह ढका हुआ था। उसने अपनी बहन रुद्री को घूरते हुए कहा, क्या तुमने सच में हमें उसके बारे में चिंता ना करने के लिए कहा था? देखो उसका फायर एलिमेंट कितना मजबूत है। रुद्री को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। आदर्श इतना भयानक फायर स्पेल नहीं डाल पाया, तब भी जब वह वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान लिटिल फ्लेम बेले के कब्जे में था। उग्र ड्रैगन के दुर्जय और अविश्वसनीय रूप से सुपर स्पिल के करीब था। उनके पास इसके खिलाफ कोई मौका नहीं था। रुद्र ने गुलांगियों के तट पर एकत्र हुए अन्य प्रसिद्ध कबीलों के लोगों को देखा। वह पहले से ही जानता था कि वे जो कर रहे थे वह सीमा पार कर चुका था। अब जब आदर्श आ गया है तो यह असंभव था कि वे ऐसा कर सके। अधिराज तुम अकेले हो।
रुद्र ने निर्णायक रूप से लड़ाई से हटने का फैसला किया। वह सिर्फ अधिराज की मदद करने के लिए अपने कबीले की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर दूसरों को पता चल जाता कि वे राष्ट्रीय टीम के एक भी प्रतिनिधि को हराने में विफल रहे तो यह उनके लिए काफी शर्मनाक होगा और लोग उनका मजाक बना लेंगे। अधिराज ने अपने दांत भींच लिए। वह नंदिनी को हराने और इस क्रिस्टल धनुष पर कब्जा करने से बस कुछ पल की दूर था। फिर भी आदर्श को अचानक कहीं से आना पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आदर्श की ताकत भी बेहद तेजी से बढ़ चुकी थी। यहां तक कि सरला और रुद्र जैसे एडवांस मैजिशियन भी उससे हार गए थे। अधिराज पर पहले से ही तेज गर्मी की लहरें उठ रही थी। वह समय रहते नंदिनी को बाहर निकालने में विफल रहा था। उसने उसे जो चोटें पहुंचाई थी वे बेहद गंभीर नहीं थी। अधिराज को बेहद पछतावा हुआ। वह नंदिनी को आसानी से मार सकता था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी वह उसे हराने में विफल रहा। उसे संदेह था कि अगर वह उससे अकेले लड़ेगा तो उसके सामने कोई मौका नहीं बचेगा। यदि वह अब असफल हो गया तो वह कभी भी इस क्रिस्टल धनुष को वापस नहीं पा सकेगा। अधिराज हार मानने को तैयार नहीं था। जब भी उसे याद आता कि कैसे उस महिला ने उसका सब कुछ छीन लिया था तो उसके अंदर एक तीव्र क्रोध उमड़ पड़ता था। उसकी आंखों में हत्या की नीयत भरी हुई थी और वह नंदिनी को घूर रहा था। अगर वह इसे वापस नहीं ले पाता तो वह महिला को भी इसे लेने की अनुमति नहीं देगा। वह उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देता। नंदिनी पहले से ही कर्स एलिमेंट के प्रभाव से घायल थी। यातनापूर्ण स्पेल उसे ध्यान केंद्रित करने से रोक रही थी। उसकी हरकतें बेहद धीमी हो चुकी थी। अधिराज नंदिनी के पास गए और सीधे सिनिस्टर स्पाइडर ट्रैप को चालू कर दिया। मकड़ी के जाले के घातक लाल रेशम ने नंदिनी को उलझा दिया और उसकी आत्मा की ऊर्जा को दूर खींचना शुरू कर दिया। आदर्श ने स्पाइडर ट्रैप को तुरंत पहचान लिया। उसे लगा जैसा उसका सीना ज्वालामुखी की तरह फटने वाला है जब उसने अधिराज को नंदिनी के खिलाफ इसका इस्तेमाल करते देखा। तुम यही पूछ रहे हो? आदर्श की आवाज ठंडी हो गई। आदर्श नंदिनी की हर चीज को बेहद कीमती समझता था। अगर अधिराज ने नंदिनी के एक भी बाल को छूने की हिम्मत की तो वह उसे माफ नहीं करेगा। उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, जिससे उसकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। ज्वाला बेलने का क्रोध! एक धधकती लाल रेखा खून के निशान की तरह आसमान में फैल गई और लाल आग की लपटों में बदल गई। आग की लपटें समुद्र में लगी आग की तरह नहीं फैली। आदर्श की क्रोधित धार पर वे झरने की तरह बरसने लगी। आसमान में लपटें एक लंबी नदी का रूप ले चुकी थी। जैसे ही वे आसमान से गिर रही थी उनकी लहरें गुलांगियों के ऊपर की जगह को भर रही थी, जिससे समुद्र और शहर की ऊंची इमारतें लाल हो चुकी थी। जैसे ही लपटें नीचे गिर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में लपटों के देवता ने सांसारिक दुनिया को जलाकर राख कर देने के लिए अपनी भट्टी को लात मार दी हो। भयानक लपटें अधिराज पर बरस पड़ी, जो अपने कर्स बिल का जाप कर रहा था। अधिराज ने अपनी नजर उठाई और आदर्श की खून से लथपथ आंखों और उसके लिए विशेष रूप से जलाए जा रहे अंतिम संस्कार को देखा, जो झुलसा देने वाले लावा, भड़की हुई लपटों और ज्वलंत भंवरों से बना था। अधिराज नंदिनी की जान लेने की कोशिश कर रहा था, जिसका मतलब था कि उसके पास बचाव करने का कोई मौका नहीं था। जब आदर्श आसमान से उतरती आग की तरह उस पर झपट पड़ा तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि नंदिनी के बजाय वह मरने वाला था। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। उसे विश्वास नहीं था कि आदर्श के पास इतनी असाधारण ताकत है, और ना ही उसे विश्वास था कि आदर्श ऐसी जगह पर उसे मारने की हिम्मत करेगा। हालांकि जब लावा अधिराज की त्वचा को जलाकर उसके शरीर में घुस गया, उसके खून को पी गया और उसके अंगों को नष्ट कर दिया, तो उसे अंततः अपनी पीड़ा के बीच एहसास हुआ कि आदर्श एक लापरवाह पागल था। आदर्श वास्तव में एक पागल नहीं था, लेकिन अगर किसी ने नंदिनी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो वह एक पागल से भी ज्यादा डरावना बन जाएगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आदर्श ने क्रूज शिप पर मौजूद हजारों लोगों और किनारे पर खड़े नामी गिरामी कबीलों के सदस्यों की नजरों के सामने भी उस आदमी को बेरहमी से मार डाला था। आदर्श किसी भी ऐसे बदमाश की आत्मा को कुचलने के लिए तैयार था जो नंदिनी की आत्मा को छीनने की कोशिश कर रहा था। जलता हुआ झरना लगातार गिरता रहा और समुद्र के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। आग काफी देर तक जलने के बाद ही बुझी। अधिराज को अकेले ही आग की लपटों में झोंक दिया गया था। उसके शरीर की राख भी नहीं बची थी। उसके अवशेष तो दूर की बात थी। रुद्र और सल्ला यह देखकर कांप उठे।
उन्हें थोड़ा डर लगने लगा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आदर्श का इरादा इसे इतनी आसानी से जाने देने का नहीं था। वो आग की लपटों पर सवार होकर रुद्र और सरला के पास भयंकर निगाहों से पहुंचा। क्या तुम क्या चाहते हो? सरला घबरा गई। रुद्री भी डरी हुई थी। वह और रुद्र दोनों पीछे हटते रहे। रुद्री आदर्श के गुस्से से अच्छी तरह परिचित थी। वह आदमी इतना लापरवाह था कि जब वो अपना आपा खो देता तो वो कुछ भी कर सकता था। वह सभी नियमों और कानूनों की अवहेलना करता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के इलाके में एक मैजिशियन की बेरहमी से हत्या कर दो और लड़ाई शुरू कर दो? तुमने एक अक्षम्य अपराध किया है। दूर से एक बूढ़ा मैजिशियन आया। रुद्र और सल्ला ने उस व्यक्ति को देखकर राहत भरी सांस ली। यह डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के एल्डर जोराकर थे। वे ठीक समय पर आ चुके थे। जोराकर एक सुपर मैजिशियन था। आदर्श एक एडवांस मैजिशियन के रूप में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके पास सुपर मैजिशियन के खिलाफ कोई मौका नहीं था। आदर्श ने वाकई इतने लोगों के सामने किसी को मार डाला था। जोराकर इसे आदर्श को गिरफ्तार करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लानत है तुम पर। मैजिक एसोसिएशन के एक बुजुर्ग के रूप में तुम तब भी नहीं दिखे जब वे उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, और अब तुम यह बकवास करने आए हो? आदर्श ने तुरंत बुजुर्ग जोराकर पर चिल्लाया। मैं गुप्त कक्ष में कुछ शोध में व्यस्त था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं सुन सका। हालांकि जब मैं बाहर आया तो मैंने तुम्हें हत्या करते हुए देखा। बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जोराकर ने सख्ती से जवाब दिया। एल्डर जोराकर की बातें सुनकर नंदिनी की आंखें गुस्से से भर गई। गुलांगी वह जगह थी जहां मैजिक एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित था। इसे उच्चतम सुरक्षा वाला माना जाता था। फिर भी इस तथ्य के अलावा कि इतने लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, फिर भी एक भी गश्ती दल नहीं दिखा। लड़ाई ने द्वीप की रक्षा करने वाले किसी भी जादुई फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट नहीं किया। बंदरगाह के उस पार तट पर कई मैजिस्ट्रों ने लड़ाई देखी थी। यहां तक कि शहर के मैजिशियन भी इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें लड़ाई में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि यह डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के क्षेत्र में हो रही थी। अगर सरला, अधिराज और रुद्र ने जोराकर से अनुमति नहीं ली होती तो उन्हें यहाँ किसी को मारने का मौका कैसे मिलता? नंदिनी भी ऐसी मुश्किल में नहीं फंसती। यह स्पष्ट था कि डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन का इनविटेशन उसके खिलाफ हत्या की साजिश को छिपाने के लिए मात्र एक बहाना था। यह एल्डर जोराकर ने बिल्कुल घृणित था। आदर्श को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नंदिनी को क्या झेलना पड़ा था, लेकिन वह आसानी से बता सकता था कि एल्डर जोराकर अधिराज की तरफ था। उसे तब मजा आया जब बूढ़ा आदमी उस पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था। बोला। आदर्श का अब समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। मैं यहाँ हूँ। पिशाच जो अभी अभी आया था आदर्श के पास आया। उसके काले कोट ने मूल रूप से उसकी उपस्थिति को छिपा दिया था। केवल लाल चमड़े के जूते और एक पीला चेहरा दिखाई दे रहा था। आदर्श ने कहा, इस बूढ़े को खूब पीटना, सुनिश्चित करना कि उसके सारे दांत टूट जाए। उसे आधा मरा हुआ छोड़ देना ही काफी होगा। स्वीकार है मालिक। बोला जानता था कि वह अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा, क्योंकि वह नंदिनी की रक्षा करने में विफल रहा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि आदर्श कितने गुस्से में था। बोला के पास आदर्श को अपना गुस्सा शांत करने में मदद करने का एकमात्र तरीका अपमानजनक एल्डर जोराकर की पिटाई करना था। तुम अविश्वसनीय हो। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। एल्डर जोराकर क्रोधित हो गया। वह एक मूर्ख को डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के क्षेत्रों में अहंकारी तरीके से काम करने की परमिशन कैसे दे सकता था? एक और शब्द और तुम अपना पैर खो दोगे, आदर्श ने जवाब दिया। कोई समस्या नहीं, बोला ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा। एल्डर जोराकर एक सुपर मैजिशियन था और उनका अपना स्वाभिमान था। वे आदर्श की धमकियों को तिरस्कार के साथ ले रहे थे। राष्ट्रीय टीम के एकमात्र प्रतिनिधि ने उन्हें धमकी देने की हिम्मत कैसे की? एल्डर जोराकर आदर्श को काबू करने ही वाले थे कि तभी हल्की हवा बह निकली। काले कोट वाला आदमी अचानक उनके पीछे आ गया। उसे ठंडा पसीना आने लगा और उसकी रीढ़ की हड्डी में बेहद ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसने अपनी गर्दन पर खतरनाक सांस महसूस की। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।